एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल। और आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 3। इससे पहले हम यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड कर चुके हैं। यूनिट फर्स्ट में हमने भारतीय प्राचीन परंपरा को पढ़ा, भारतीय प्राचीन परंपरा। और यूनिट सेकंड में हमने पढ़ा था नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट। अगर आपने ये दोनों क्लास नहीं की हैं तो आप कर सकते हैं। क्लास आपको जैसे ही आप चैनल पर जाएंगे, चैनल की प्रोफाइल पर आप क्लिक करना, देन वहाँ पर एक प्ले लिस्ट बनी होगी। प्ले लिस्ट में आपको वहाँ पर बीए फर्स्ट सेम की एक प्ले लिस्ट नज़र आएगी और उसमें आपको वो दोनों क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। आज की जो ये क्लास है हमारी, ये है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में क्या है? संविधान का विकास। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान का विकास, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ऐसी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो बता देती हूँ। मोटे रूप से जो संविधान का ढांचा था वो किससे लिया गया था? 1935 के अधिनियम से। याद रखिएगा, 1935 के अधिनियम से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। सेकंड पॉइंट है, जो संविधान सभा थी उसका गठन 1946 में हुआ था, जिसे क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन। इससे पहले क्रिप्स मिशन आया था, जो कि जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। थर्ड पॉइंट है हमारा, इसका प्रारूप जो था वो किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको क्या किया गया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में यानी रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। प्रारूप समिति में टोटल कितने मेंबर थे? टोटल 7 मेंबर थे। आगे बताएंगे हम कौन कौन से थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें संशोधन कब हुआ था? पहला संशोधन हुआ था 1951 में, लागू हुआ 1950 में, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। और पहला संशोधन हुआ 1951 यानी कि 1951 को। अब ये क्यों हुआ? जब हम एक अलग वीडियो बनाएंगे संविधान संशोधन पर, तब हम इसको डीपली पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम संविधान की भाषा की। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा गया है। अब इसकी विशेषता क्या है? ये देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? इंडिया का। याद रखिएगा। मूल अधिकार, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तब इसको हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये जो मूल अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। देखिए, क्लास में पूरी ऐसे पिक के उसमें लेकर आई हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए, एकदम ईजी वे में आप इसको समझ पाएँ। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक विकास। सबसे पहले जो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। उसके बाद हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813 का। उसके बाद हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833 का। उसके बाद हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1853 का। अब याद रखिएगा, टोटल चार्टर एक्ट कितने हैं? 1 2 3 4। टोटल चार्टर एक्ट कितने हैं हमारे? 4। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम जान लेते हैं ये एक्ट में क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, एक सेकंड, 73। इसको थोड़ा सा मार्कर वो कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्या हुआ था, जो बंगाल के गवर्नर थे उसको क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था। पहले जो बंगाल के शासक थे उसमें क्या थे? गवर्नर का पद होता था, उसे क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। सेकंड पॉइंट है, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को, यानी जो बॉम्बे थे और मद्रास था उसके जो गवर्नर थे उसे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉम्बे है, ये मद्रास है, और इन दोनों को मिलाकर ये किसकी बात मानने लगे? ये बंगाल के गवर्नर जनरल की बात मानने लगे। ठीक, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। केंद्रीय प्रशासन, यानी कि पहले प्रांत का प्रशासन होता था, अब क्या हो गया? अब एक केंद्रीय प्रशासन बन गया। कौन से चार्टर के तहत? 1773 के तहत। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक सेकेंड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ये अनिवार्य किया गया कि वे भारत के लिए राजस्व, प्रशासन और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट भेजें। अब 1774 में क्या होता है? फोर्ट विलियम में पहला सुप्रीम कोर्ट, यानी कि बहुत ही कम शक्तियों के साथ इसका गठन किया गया। फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, गवर्नर जनरल पहले कौन थे? इनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स।
ये क्लियर हुआ। देखिए इसमें क्या क्या है। बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनके अधीन कर दिया गया। केंद्रीय प्रशासन का आरंभ हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि भारत में इसके राजस्व, प्रशासन और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट भेजें। 1774 में फोर्ट विलियम ने पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन किया और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। आई होप 1773 का चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद हुआ होगा। अब पढ़ते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या हुआ? दोहरी व्यवस्था आ गई। वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा राजनीतिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ कंट्रोल। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में क्या था, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में क्या था और कोर्ट ऑफ कंट्रोल में क्या था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किससे रिलेटेड है? ये वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल से रिलेटेड है। कोर्ट ऑफ कंट्रोल ये पॉलिटिकल से रिलेटेड है। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें किसमें पॉलिटिकल की बात की जाएगी, यानी कि राजनीतिक पर्पज से ये बनाया गया। कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ाया गया, यानी जो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था उसको इसमें बढ़ाया गया। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अभी तक हमने 2 एक्ट पढ़े, एक 1773 का, एक 1784 का। नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1813 यानी कि 1813। इसमें क्या होता है, जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार थे, चाय और अफीम के व्यापार को छोड़कर वो समाप्त कर दिए गए। यानी अब सिर्फ चाय और अफीम पर ही एक अधिकार है ब्रिटिश सरकार का, बाकी क्या हुए? समाप्त कर दिए गए। विज्ञान और शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, वित्तीय प्रावधान किए गए, यानी कि इनको वित्तीय प्रावधान दिए गए। भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख वार्षिक प्रावधान किया गया। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं लाइक यूजीसी नेट, तो उसके फर्स्ट पेपर में ये पूछा गया था कि कौन से चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख वार्षिक व्यय का प्रावधान किया गया। तो ये याद रखिएगा, ये कौन से चार्टर एक्ट के तहत? 1813 यानी कि चार्टर एक्ट 1813। अब पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या हुआ? केंद्रीयकरण की दिशा में पहला कदम बढ़ाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद दिया गया। अब देखिए इसी चार्ट से आप डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पर क्या किया गया था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। कब? 1373 में। और 1833 में क्या होता है? इसी गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद, मतलब पद का नाम दे दिया गया। इसी अधिनियम का एक अन्य नाम क्या था? सेंट हेलेना एक्ट। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सेंट हेलेना एक्ट किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1833 को। अब इसमें क्या होता है कि मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियाँ, जैसे कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लिया गया। आपने देखा होगा कि एक सेकेंड, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था? बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे, यानी कि इनकी जो पावर थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास आ गई थी। लेकिन 1833 में क्या होता है? इनकी जो शक्तियाँ थी वो वापस ले ली गई। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता, यानी ये यूपीएससी जो होता है इसके लिए खुली प्रतियोगिता का प्रस्ताव लागू करने का असफल प्रयास किया गया, यानी कि प्रयास किया गया लेकिन वो क्या रहा? असफल रहा। भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मैकाले ने के अधीन एक विधि आयोग का गठन किया गया। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया, तो आप याद रखिएगा किसके तहत? 1833 के तहत। चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, जो अभी आपने पढ़ा चार्टर एक्ट 1813 में। यहाँ पर जो चाय और अफीम पर उनका एक अधिकार मतलब बच गया था, तो वो 1833 में आकर क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये देखिए, चाय के व्यापार, चीन के साथ इनका एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब जैसे वॉरेन हेस्टिंग क्या थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अब ये क्या बन गए थे? अब ये भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे, मतलब भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए थे। तो अब ये क्या हुआ? इनकी जगह कौन आए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया तब थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और जब इन्हें भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया तब कौन थे? विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या होता है? पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की विधायी और प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग किया गया, यानी कि अब से क्या होगा? जो विधायी शक्ति हैं वो अलग होंगी, यानी कि कानून बनाने वाली, और जो प्रशासनिक हैं, जो प्रशासन में लोग होते हैं वो अलग होंगे। भारत में संसदीय व्यवस्था का आरंभ माना जाता है। इसी को क्या माना जाता है? जो आज हमारी संसद है, इसी को संसदीय व्यवस्था का आरंभ माना जाता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीयों को फिर संविदाबद्ध सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई। अभी हमने क्या पढ़ा था? कौन से एक्ट में?
यहाँ पर देखिए सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता के प्रस्ताव को क्या ये असफल रहा था, लेकिन इस वाले एक्ट में क्या होता है, शामिल करने की अनुमति दी गई। दोनों एक्ट का नाम याद रखिएगा। 1833 में तो फेल हो गए थे, लेकिन 1853 में मतलब शामिल होने के लिए परमिशन मिल गई थी। केंद्रीय विधान परिषद यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल होने की अनुमति दी गई, ये याद रखिएगा। अब ये जो हमने पढ़े ये सारे एक्ट हैं, इनको याद रखिएगा, इनके अपने नोट्स बना लीजिएगा। एक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ये सिर्फ इनका क्रक्स निकाल के लेकर आई हूँ, आप इनका नोट्स बना लीजिएगा। अब चलते हैं हम क्राउन या ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास कैसा हुआ, वो हमने कब से पढ़ा, 1733 से 1857 तक, 1833 तक। अब हम पढ़ते हैं 1858 का नियम, भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भारत का शासन को कंपनी से हटाकर, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे हटाकर ब्रिटिश के अधीन कर दिया। जो आपने अगर फर्स्ट क्लास देखी होगी इससे लास्ट वाली, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे ब्रिटिश शासन हमारे इंडिया में आया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको हटा दिया गया और ब्रिटिश शासन के अधीन हमारा इंडिया हो गया। और जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय का नाम दे दिया गया। एक बार देखिए क्विक रिवीजन कीजिए। 1773 में क्या था, सबसे पहले क्या था, ओनली बंगाल का गवर्नर था, सबसे पहले ओनली बंगाल का गवर्नर था। उसके बाद इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। देन इसको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद इसको क्या बना दिया गया, उसके बाद इसको गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दे दिया गया। ठीक, सबसे पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, पहले खाली गवर्नर होता था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ, याद रखिएगा। अब इसको एंड में क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। पद वही है लेकिन नाम चेंज होते गए। भारत के राज्य जो थे, सचिव, सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया पद का सृजन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोल था उसको समाप्त कर दिया गया और दोहरी व्यवस्था का अंत कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में क्या होता था, वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल बात होती थी। कोर्ट ऑफ कंट्रोल में क्या होता था, राजनीतिक बात होती थी। ठीक, राजनीतिक व्यवस्था के लिए ये बना था। और ये कौन से एक्ट के तहत बना था, याद रखिएगा। ये देखिए कोर्ट ऑफ कंट्रोल 1784 और समाप्त कब किया गया, 1858 में। ये दोनों कब बने थे, 1784 में बने थे और ख़त्म कब हो गए, 1858 में। दोनों याद रखिएगा। लॉर्ड केनी कौन थे, भारत के पहले वायसराय थे। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या हुआ, विधि निर्माण की प्रक्रिया में यानी कि जो भी कानून बनता था भारतीयों को शामिल होने की अनुमति मिल गई। विकेंद्रीकरण की शुरुआत करते हुए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो कि ख़त्म कर दी गई थी उनको पुनः बहाल कर दिया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में विधान परिषदों का गठन किया गया। ये याद रखिएगा। ये था 1861 का अधिनियम। अब पढ़ते हैं हम 1892 के अधिनियम में क्या था। यहाँ पर क्या हुआ था, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। यानी यहाँ तो भारतीयों को शामिल करने की परमिशन मिली थी, यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों को भी की संख्या को बढ़ा दिया गया। विधान परिषद के कार्यों को विस्तार किया गया यानी और बढ़ाया गया। जैसे कि बजट पर चर्चा, ये जो बजट पर चर्चा है ये हमने भारतीय शासन अधिनियम 1892 से ली गई है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें भी बजट पर चर्चा से डिस्कशन हुआ है, बताया गया है और अभी भी हमारे यहाँ बजट पर डिस्कशन होता है। देन हम पढ़ते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे क्या बोला गया, मार्ले मिंटो सुधार। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। जो भी केंद्र और प्रांत में थे उनमें संख्या बढ़ाई गई। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। विधान परिषद के सदस्यों की शक्तियों के दायरों का विस्तार किया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प आदि इसमें आया। ये सब याद रखिएगा। एक सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। इसे क्या कहते हैं, जैसे 1909 वाले को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार और इसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हुई। डायरकी अर्थात दोहरे शासन का आरंभ हुआ, यानी कि एक केंद्र में और एक प्रांत में। ये दोहरा शासन हो गया यहाँ पर, केंद्र और प्रांत का। केंद्रीय स्तर पर क्या हुआ, द्विसदनीय प्रणाली का आरंभ हुआ। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1935 का शासन अधिनियम, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, जो भी भारतीय प्रांत और देशी रियासतें थी उनका एकीकरण किया गया। अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया। 3 सूचियां बनाई गई जो कि हमारे संविधान में अभी भी हैं।
ये सूचियाँ कौन सी हैं? एक संघीय, प्रांत और संवर्ती। संघ वाली में जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है? वो केंद्र को है। और राज्य सूची पर जो कानून बनाता है वो राज्य सरकार बनाती है। और जो संवर्ती सूची है उस पर जो कानून बनाया जाता है उस पर केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो हमारे संविधान में सूचियां हैं ये कहाँ से ली गई हैं, तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। एक और पूछ लिया जाता है कि प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था कब लागू की गई, ये याद रखिएगा। वंचित वर्ग, महिलाओं, मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक, इसका गठन किया गया, न्यायपालिका का, यानी जो संघीय न्यायपालिका है उसका गठन किया गया। अब आते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या होता है? ब्रिटिश शासन का समाप्त हो जाता है। जो ब्रिटिश शासन 1858 में यहाँ पर आया था, 1947 पे यहाँ पर अंत इसका खत्म हो जाता है। जो वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ फॉर स्टेट फॉर इंडिया पद था उसको समाप्त कर दिया जाता है। ये आया कब था? ये इधर आया था ना 1858 में, वायसराय। संविधान सभा को संविधान के निर्माण तथा उसे अपनाने या अंगीकार करने की शक्ति दी गई। एक संविधान सभा बनाई जाती है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। देसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रहने की छूट दी गई, यानी जो देसी रियासतें हैं वो या तो भारत में रह सकती हैं या फिर इंडिया में आ सकती हैं, उनको इस बात की छूट दी गई। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी हमने। अब हम पढ़ते हैं संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कुछ महत्वपूर्ण क्रम विकास। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं 1906 यानी 1906 में क्या हुआ? स्वराज की मांग में संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को शामिल किया गया पहली बार। कब? 1906 में। उसके बाद 1934 में क्या होता है? एम.एन. रॉय द्वारा ने पहली बार संविधान सभा की मांग को आगे बढ़ाया। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग करती है। 6 में किसने किया? स्वराज की मांग में पहली बार स्वराज की मांग की। 1934 में एम.एन. रॉय ने की। 1935 में कांग्रेस ने औपचारिक मतलब कैसे की? आधिकारिक रूप से। अब 1940 में क्या होता है? अगस्त प्रस्ताव आता है, इसमें सैद्धांतिक रूप से लेकर आया गया इसे। 1942 में आता है क्रिप्स मिशन, लेकिन ये इसे क्या मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार नहीं किया था, ये भी चला जाता है। 46 में आता है कैबिनेट मिशन, और इसमें जो थी संविधान सभा के गठन की रूपरेखा की प्रस्तुत की गई। अब 1946 में क्या होता है? कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है। हिस्ट्री याद रखिएगा, 1906, 1934 एम.एन. रॉय, 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1940, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन से ही हमारी संविधान सभा का गठन होता है। अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? एक सेकेंड, सबसे पहले हम पढ़ते हैं 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या होता है? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। पहली बैठक होती है संविधान सभा की, जो कि 1940 में बन जाती है कैबिनेट मिशन के तहत, और उसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। क्या समझ आया? जो 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा बनी थी, अब उसकी बैठक स्टार्ट हो जाती है। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा, और बाद में जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए वो चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हुई 9 दिसंबर की स्टोरी। अब देखते हैं 13 दिसंबर को क्या होता है? 13 दिसंबर 1940 को होता है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसे 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, ये लास्ट में मैंने ऐड किया है, मैं आपको बताऊंगी। 1947 में क्या होता है? अधिनियम पारित हो जाता है, और इसमें क्या होता है? संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बना दिया गया, विधायी निकाय बना दिया गया। गणेश वासुदेव मावलंकर की अध्यक्षता में ये स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई। किसकी अध्यक्षता में? जी.वी. मावलंकर पढ़ते हैं इन्हें ज़्यादातर, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे। संविधान को छोड़ने के बाद इनकी सदस्य संख्या कम हो गई, यानी कि 299 रह गई। अब पढ़ते हैं 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप तैयार कर उसे पारित किया गया, जिसमें क्या था? एक प्रस्तावना थी, या जिसको उद्देशिका भी बोल सकते हैं। टोटल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। वो प्रेजेंट में कितनी है? प्रेजेंट में अनुच्छेद भी 400 प्लस हो गए, और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। इसको इसलिए चुना गया क्योंकि लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। जो 26 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के तौर पर, तो वो इसीलिए करते हैं कि इस दिन क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था।
अब देखिए हम पढ़ते हैं हमारे संविधान सभा का स्ट्रक्चर क्या था। टोटल सदस्य कितने थे? 389 सदस्यों में से 296 कौन थे? ब्रिटिश भारतीय प्रांत से थे और 93 कहाँ से थे? देसी रियासतों से थे। अभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि टोटल सदस्य संख्या कितनी थी, याद रखिएगा 389। ब्रिटिश प्रांत से कितने से? 93। अब नेक्स्ट है आंशिक रूप से नामित तथा आंशिक रूप से निर्वाचित। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को देसी रियासतों के राजाओं या राजा प्रमुख द्वारा नामित किया गया था, यानी जो भी देसी रियासतें थीं उनके प्रतिनिधि को कैसे नामित किया गया था? राज प्रमुख या राजाओं। जबकि जो ब्रिटिश प्रांत थे उनके प्रतिनिधियों को इनडायरेक्ट तरीके से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधि तरीके से चुना गया, जैसे कि अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें भारत के सभी नागरिक सामाजिक वर्गों के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी तथा आंग्ल भारतीय थे, लेकिन महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे। ये नोट याद करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसमें कुछ समिति आती हैं, संविधान सभा की समितियां। समिति दो भागों में बटी होती हैं, एक होती है प्रमुख और बड़ी समिति, दूसरी होती है लघु तथा छोटी समिति। जो बड़ी समिति होती हैं वो कितनी है? 8, और जो छोटी हैं वो 12 हैं, जिसमें से 2 प्रमुख हैं। अब हम पहले बड़ी समिति पढ़ लेते हैं, इसके अध्यक्ष भी पढ़ लेते हैं। देखिए, संघ शक्ति समिति जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति, इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके सरदार पटेल थे। यानी जहाँ संघ का नाम आए तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ऐसे याद रख सकते हैं। प्रांत के कौन थे? सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति, ये कौन थे? अंबेडकर, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया। एडवाइजरी या परामर्श समिति, ये एडवाइस किसने दी थी? सरदार पटेल ने, इस तरीके से याद रखिएगा। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, जवाहरलाल नेहरू। स्टेयरिंग या संचालन समिति, ये राजेंद्र प्रसाद। ये हो गई 8 बड़ी समितियां। अब हम 2 छोटी समिति पढ़ लेते हैं। एक है वित्त एवं स्टाफ समिति, दूसरी है भाषाई प्रांतों से संबंधित समिति। अब जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, अब उसके जो अन्य 7 सदस्य थे उनके नाम हैं NG अयंगर, AK अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, SM सादुल्ला, N माधवराव। ये किसकी स्थान पर आए थे? VL मित्रा के स्थान पर आए थे ये, यानी कि पहले VL मित्रा थे, उसके बाद ये N माधव आए। TT कृष्णमाचारी, ये किसके स्थान पर आए थे? ये DP खेतान के स्थान पर आए थे। ये कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सॉरी मेंबर थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे? VR अम्बेडकर। इनके नाम याद रखिएगा। अब ये कुछ एडवाइजरी या परामर्श समिति हैं, इनके याद करिएगा। इनको भी मूल अधिकार हैं। JB कृपलानी की अल्पसंख्यक मामले से संबंधित हैं। SC मुखर्जी पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी उपसमिति। GD बोरदोलोई अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम के क्षेत्रों को छोड़कर। ये AB ठक्कर उत्तर पश्चिमी सीमांत जनजातीय क्षेत्र संबंधी उपसमिति। अब देखिए, संविधान हमारा बन गया, कमेटी बन गई, लेकिन इसकी आलोचना भी हुई। अब इसकी आलोचना क्यों हुई? कि ये एक प्रतिनिधात्मक संस्था नहीं है। ये स्टार्टिंग में कैसा नहीं था? संप्रभु संस्था नहीं थी, और संविधान तैयार करने में बहुत अधिक समय लगा। टोटल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो इनका कहना था आलोचकों का कि बहुत ज़्यादा समय लिया। यानी और इसमें बोला गया कि कांग्रेस का प्रभुत्व है। उस टाइम क्या थी? 1885 में हमारी कांग्रेस बन गई थी, तो बोला गया था कि मतलब एक ही पार्टी का इसमें प्रभुत्व है। राजनीतिक और वकीलों का अधिक प्रभाव है। हिंदू समुदाय का वर्चस्व है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर हिंदू थे, तो इसलिए संविधान सभा की आलोचना की गई। आई होप आपको ये संविधान का विकास समझ आया होगा, क्योंकि इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में है। जब आप जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं और उसको मैं क्लियर कर दूंगी वहाँ पर। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।